हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रत्यर्पण संधि के बारे में, जो कि नीरव मोदी जो एक भगोड़ा था जो भाग के भारत से गया था यूके में, और यूके की एक वेस्टमिंस्टर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसने ऑर्डर दे दिया है जिसके जज हैं सैमुअल गोजी। उन्होंने यह आदेश सुनाया है, पूरी तरह से अपना निर्णय दिया है कि नीरव मोदी को अब भारत ले जाया जा सकता है। तो वो वीडियो जो लोग ना देखे हों देख सकते हैं, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जो चैप्टर हम लोगों ने कल देखा था उसमें प्रत्यर्पण संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो भारत द्वारा 1962 में की गई थी कि अगर भारत का या किसी अन्य देशों का कोई भी क्रिमिनल जो हो किसी अदर कंट्री में गया हुआ है तो इस संधि के तहत जितनी कंट्रियां आती हैं प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से उसे उस देश में वापस करती हैं। तो अगर विस्तृत तौर पे आप लोगों को देखना हो तो वो वीडियो देखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सीरीज चल रही थी अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। उसमें आज का एक इंपॉर्टेंट संगठन हम लोग देखने वाले हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। और इसमें एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि 35 सालों बाद भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ILO। हिंदी में लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो क्या होगा? ILO। काफी जगहों पे आप लोगों के लिए यही देखने को मिलता होगा, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई, मुख्यालय कहां है और इसके अध्यक्ष कौन है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके प्रमुख कार्य क्या है, मेंबर कंट्रियां कौन सी हैं और किस वजह से यह स्थापित किया गया था, सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक वीडियो में अगर आप लोग बने रह गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि एकदम लास्ट में दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। किसकी? ILO की स्थापना कब की गई? वो हुई 1919 में। कब? 1919 में की गई। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन? वर्साय की संधि। आप सब पढ़े होंगे वर्साय की संधि, अगर नहीं पढ़े हैं तो अब इसके बाद हम लोगों की सीरीज शुरू होगी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे वर्साय की संधि। ठीक है, वर्साय की संधि के माध्यम से 1919 में ILO की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहां है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां स्थापित किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में बहुत सारे मुख्यालय के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हैं, तो ये आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखे रहेंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक, मुख्यालय हो गया, इसकी स्थापना हो गई। और अगर हम लोग अब आगे बात करें किसके बारे में, इसके प्रमुख के बारे में, जो भी हम लोग देख रहे थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। तो इसके हेड इस समय कौन है? तो वो है अपूर्व चंद्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यह एक भारतीय है, अपूर्व चंद्रा। यह एक भारतीय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि 35 सालों के बाद भारत को ILO की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मेंबर कंट्री, सदस्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत इसका सदस्य देश है कि नहीं? इसका सदस्य देश भारत है। कब से? स्थापना सदस्य देश है। जब इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद से उसे प्रमुखता प्रदान की गई 1922 से, लेकिन 1919 से ही स्थापना के समय ये भारत इसका सदस्य था। प्रेजेंट टाइम में कितनी मेंबर कंट्री हैं? 187। इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि इसमें जितनी कंट्रियां हैं, देखिए मैं आगे वीडियो में बात करता, इसलिए मैंने इंट्रो आज के वीडियो की नहीं दी है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ILO है यह पूरी तरह से यूएन का एक क्या है? संबद्धकारी निकाय है। तो इसमें जितनी मेंबर कंट्रियां हैं सारी यूएन की कंट्री हैं। जो यूएन की मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र की, वही इसकी भी मेंबर कंट्रियां हैं। जितनी इसमें है 187 187
इनमें से एक कंट्री है कुक्स आइलैंड। कुक्स आइलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की वो कौन सी कंट्री है जो यूएन की मेंबर नहीं है, यूएन का सदस्य वह देश नहीं है, तो वह है कुक्स आइलैंड। तो इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लिख लेंगे कुक्स आइलैंड। कुक्स आइलैंड यूएन का हिस्सा नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? कुक्स आइलैंड यूएन का हिस्सा नहीं है। ठीक, बाकी जितनी कंट्रियां 186 बचती हैं वो सारी कहां की? यूएन का अंग है, यूएन में वो भी अपनी सदस्यता रखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। ठीक, भारत इसका स्थापना सदस्य था। जब इसकी स्थापना 1919 में की गई तभी से भारत इसका मेंबर था, लेकिन उसे प्रमुखता कब से दी गई हम लोग देखेंगे 1922 से। कब से? 1922 से संचालन निकाय का स्थायी सदस्य बना भारत। 1922 से संचालन निकाय का स्थायी सदस्य बना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे आप लोग लिख लेंगे कि भारत एक इसका स्थापना सदस्य था। जब इसकी स्थापना की गई, जब इसका फाउंडेशन किया गया आईएलओ का, तभी भारत इसका मेंबर था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कुल इसमें क्या होता है कि भारत में पहला कार्यालय कब खोला गया इसका। प्रत्येक कंट्री में इसका एक कार्यालय होता है। ठीक, भारत में पहला कार्यालय तो वो जब बना था तो उसका टाइम पीरियड क्या है? 1928। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का पहला कार्यालय भारत में जो खुला वह कब खुला, तो वह 1928 में। कब? इसका मेंबर 22 में बना, 22 से 28, 6 सालों के बाद यहां पर खोला गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसके कुल कितने सम्मेलन हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। ठीक, आईएलओ के कुल कितने कन्वेंशन हुए हैं? तो वो हुए हैं 8। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? भारत ने सिर्फ 6 को माना है। ठीक है, भारत ने जो इसके 8 कन्वेंशन हुए हैं, जो 8 कन्वेंशन हुए, इसमें से 2 कन्वेंशन में भारत ने अपनी क्या कहते हैं, स्वीकृति नहीं दी है। बाकी 6 कन्वेंशन में भारत ने भी अपनी स्वीकृति दी है। ठीक, इसका सम्मेलन कब होता है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहां इसका मुख्यालय है वहीं पर इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक इसका कन्वेंशन है, कौन सा? कन्वेंशन 182 नाम से। ठीक, उसे हम लोग देख लेंगे। कन्वेंशन 182 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बात करेंगे? यह हुआ कब था? 1999 में किया गया, जेनेवा में। कहा? जेनेवा में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह बच्चों के बारे में बात कर रहा था। बाल श्रम हो गई, तस्करी हो गया, वेश्यावृत्ति और दासता से बच्चों को मुक्त किया जाए। क्या? बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और आगे अगर हम लोग देखें तो दासता इत्यादि कई ऐसी चीजें थी जिससे बच्चों को दूर रखने के लिए यह कन्वेंशन फेमस हुआ। इसका नाम था कन्वेंशन 182 और 1999 में हुआ, 1999 में हुआ और जेनेवा में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसे 1969 में नोबेल भी मिला था। किसको? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल मिला था। ठीक है, शांति के लिए, पीस नोबेल। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सॉरी, अब बात करेंगे कि इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इसे? तो 1969 में। कब? 1969 में। 1969 में इसे नोबेल दिया गया और नोबेल देने का जो कारण था
वो 3 प्रमुख कारण थे इसके। कौन कौन से थे हम लोग वही देखेंगे। क्या? विभिन्न वर्गों के बीच शांति स्थापित करना। क्या था? विभिन्न वर्गों के बीच शांति स्थापित करना। सेकंड पर निकल के आता है क्या? मजदूरों के मुद्दे देखने के लिए। मजदूरों के मुद्दे देखने के लिए, मतलब कि जो श्रमिक होते थे, जो मजदूर होते थे, उनके जो भी मुद्दे होते थे, आप लोग इसके नाम से ही परिचित होंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका नाम है। तो जो व्यक्ति श्रम करता है उसी को हम लोग मजदूर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इसने क्या किया था? उनके मुद्दों को देखा, उनके लिए जो जरूरी की चीजें थी, जिस वजह से उन्होंने आंदोलन किया, कुछ भी किया, मतलब एक तरह से मजदूरों का जो भी मुद्दा था उसे इसने क्या किया? सॉल्व किया। उसके लिए भी इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का जो 2020 में दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वह न्यूज का विषय था। एबी अहमद को दिया गया था। कहां के थे वो? इथोपिया के थे। इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद। उनको 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया था। और उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूज में क्यों आए वो? क्योंकि उन्हें, देखिए मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बताऊंगा करंट से, इसलिए बता दे रहा हूं। देखिए क्या है कि ये अफ्रीका, आप लोग सुने होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में क्या हुआ कि आप लोगों ने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सुना है, उसमें इरिट्रिया, सोमालिया, क्या कहते हैं, इथोपिया, ये सारी कंट्रियां आती हैं। तो जो एबी अहमद है, कौन? एबी अहमद हैं, ये इथोपिया के, ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए यहां का क्या है, पीस नोबेल की बात हो रही है। नोबेल पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इस वजह से मुझे चीजें याद आ गई, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हो सकेगा तो इस पर मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा। क्या हुआ कि इथोपिया का एक पड़ोसी कंट्री है, इसके जस्ट ऊपर इरिट्रिया, याद रखेंगे आप लोग नाम। करंट से है आपके यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बात क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा। इरिट्रिया से शांति स्थापित करने के लिए 2019 में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। किसे? एबी अहमद को। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या आया कि एक हमारी क्या है, एनजीओ टाइप की एजेंसी है, वो जब वहां गई सर्वे करने और बात की किससे? इथोपिया वालों से, कि क्या आप में और इरिट्रिया में शांति है। तो आज के कुछ दिनों पहले वहां क्या हुआ है कि इथोपिया के लोगों को इरिट्रिया की सेना ने बहुत बुरी तरह से मारा है, हत्या की गई है वहां पर। तो जो वो टीम गई थी, उसे पता चला कि इन्हें, एबी अहमद को, इरिट्रिया से शांति स्थापित करने के लिए ही शांति पुरस्कार दिया गया था नोबेल का, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से इनका जो नोबेल दिया गया था वो वापस भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इन्हें तो पहले दिया गया नोबेल, और मान लीजिए कि अब अपराध हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या बात हुई है कि वहां का जो एक शहर है, जो इरिट्रिया का पड़ोसी है, इथोपिया का शहर, वहां के लोगों से पता चला है कि ये जो एबी अहमद हैं, इन्होंने ही अपराध करवाया था, इन्होंने ही अपने लोगों को मरवाया था। और क्यों मरवाया था ये जानने के लिए आप लोगों को एक दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं स्पेशल सेशन लेके आऊंगा इस पर और आप लोगों को सही तरीके से चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना जान लीजिए कि 2019 का जो नोबेल प्राइज था 2020 में इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद को प्रदान किया गया था, इथोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन अब यह वापस लेने के कगार पर आ चुका है। तो देखते हैं क्या होता है इस पर। चलिए, ये बात थी किसकी? करंट की, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं हम लोग। ये शांति पुरस्कार है, किसे दिया गया था? ये लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। थर्ड पॉइंट कौन सा है इसमें? थर्ड पॉइंट निकल के आता है हमारा, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता इसे प्रदान किया गया 1969 में नोबेल इन तीन क्षेत्रों में सही तरीके से
कार्य करने के लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। स्थापना का मूल उद्देश्य, किसकी स्थापना का? ILO, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय। वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय। वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय। ठीक है, ठीक, ये इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर शांति फैलाना। और देखिए, जो ये न्याय और शांति लाए गए, किसके माध्यम से? जो मजदूर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, यही लोग अनशन करते हैं, या फिर जब इनके हितों का पूरी तरह से हनन किया जाता है तो ये सड़कों पर आ जाते हैं, धरने देते हैं। तो उसमें इसलिए स्थापित किया गया कि इनमें शांति स्थापित किया जाए, कि जो भी उनकी डिमांडें हो उनकी पूरी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, एक फर्म की तरह बना दिया जाए, जिससे कि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो जो मजदूर होते हैं वो इसी संगठन के पास आए, तो ये पूरी तरह से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो स्थापना का मूल उद्देश्य इसका यह था। अब हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। ILO की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, चीजें याद होंगी आप लोगों को। संरचना इसका त्रिपक्षीय है और तीनों कौन कौन से हैं, मेन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ILO की संरचना हम लोग देखने वाले हैं। क्या संरचना? ठीक, संरचना में क्या? पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है यह? मानक एवं नीतियों का निर्धारण करता है। यह मानक एवं नीतियों का निर्धारण कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है, इसलिए आप लोग इसे सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड कार्य यह क्या करता है? देखिए, इसे एक तरह से क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संसद बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संसद बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संसद। जैसे भारत में क्या होती है? पार्लियामेंट होती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी जो अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है, इसे ILO का क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक, तो यह हो गया इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यह शासी निकाय है। क्या? शासी निकाय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, सेकंड पर शासी निकाय। शासी निकाय क्या करता है? यह एक तरह से कार्यकारी परिषद है। कार्यकारी परिषद है। कौन सा? शासी निकाय इसका कार्यकारी परिषद है। मतलब कार्यकारी का आशय यह है कि इसके तहत जितने भी कार्य किए जाएंगे वह किसके माध्यम से होंगे? शासी निकाय के माध्यम से होंगे। सेकंड पर हम लोग अगर बात करें तो वह क्या आता है निकल के? इसकी जो बैठक होती है जेनेवा में होती है और प्रत्येक वर्ष होती है। ठीक है, सॉरी, इसकी जो बैठक है प्रत्येक वर्ष जेनेवा में होती है और 3 बैठकें होती हैं प्रतिवर्ष। जेनेवा में 3 बैठकें होती हैं। किसकी? शासी निकाय की। शासी निकाय की प्रतिवर्ष 3 बैठकें होती हैं जेनेवा में, और यह एक कार्यकारी परिषद की तरह कार्य करता है।
ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसका मेन उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है, बजट तैयार करना। क्या, बजट तैयार करना। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय इसमें एक होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय होता है एक। देखिए संरचना का आशय यह है कि यह किस तरह से कार्य करता है, इसको कार्य करवाने के लिए या इस पे जो भी प्रावधान किए जाएं वही 3 के माध्यम से लागू किए जाएंगे। और वह कौन कौन से, एक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है जो श्रम संसद के रूप में जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सेकंड पर आता है शासी निकाय जो कार्यकारी परिषद का कार्य करता है, अर्थात यह पूरी तरह से इसमें जो कार्य होते हैं उस पर नियंत्रण और अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। और इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है और एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं और बजट भी यही तैयार करता है। लास्ट में आता है अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय। यह क्या होता है, स्थायी सचिवालय होता है, स्थायी सचिवालय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसके प्रमुख होते हैं यहीं पर बैठते हैं और इसे एक तरह से केंद्र बिंदु बोला जा सकता है कि पूरे आईएलओ का जो मेन कार्य को होता है वह कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय। यह स्थायी सचिवालय के रूप में जाना जाता है और यह केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। ठीक, यह हो गया इसकी संरचना के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग कि यह कार्य क्या करता है, आईएलओ कार्य क्या करता है। ठीक है, आईएलओ का कार्य, कुल कितने कार्य हैं इसके, 3 या 4 कार्य हैं, हम लोग सही तरीके से देखेंगे। पहला कार्य इसका है सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करना। सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करना क्या कहलाता है, इसका प्रमुख कार्य कहलाता है। सेकंड पर आता है श्रम समस्याओं को सुलझाने में, श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले लिख लेता हूं। सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। आगे अगर हम लोग बात करें तो वह क्या है, मानवाधिकारों की रक्षा करना। किसकी, मानवाधिकारों की रक्षा करना। किसके मानवाधिकारों की, जो इसके मजदूर होते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करना कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मानव अधिकार होता है, ह्यूमन राइट होता है, उसकी क्या करना, पूरी तरह से रक्षा करना। किसके लिए, जिससे कि वहां जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उन पर कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। पहला हम लोग समझेंगे, पहले एक्सप्लेन करना है सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करना। जो हमारा आईएलओ है इसका नाम ही है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो जो श्रम से रिलेटेड जो मुद्दे होंगे उसे सॉल्व करना इसका प्रमुख कार्य होता है। सेकंड पर आया श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। प्रत्येक कंट्रीज में जो होते जैसे कि वेजेस वगैरह होती है, मजदूरी जो होती है कितनी निर्धारित की जाए, क्या की जाए, अगर किसी सदस्य राष्ट्र में जो इसका मेंबर है 187 मेंबरों में से कोई भी एक कंट्री है जिसमें इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, श्रम की वजह से, मतलब किसके बारे में, श्रम की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, लेबर की वजह से या फिर वेजेस की वजह से, तो उसे सुलझाने के लिए यह सदस्य राष्ट्रों की हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, या उन्हें सजेशन देगा, सुझाव देगा, या फिर कोई ना कोई उचित उपाय उन्हें बताएगा जिससे कि उसे सॉल्व किया जा सके। मानव अधिकारों की रक्षा, इसे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात करेंगे भारत और आईएलओ। कौन, भारत और आईएलओ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह क्या होता है, भारत की कंडीशन क्या है, आईएलओ में भारत की कंडीशन क्या है। हम लोग देख चुके हैं कि 1922 में भारत इसका पूरी तरह से इसकी निकाय का सदस्य बन गया और उसके बाद 1928 में भारत में पहला श्रम कार्यालय स्थापित किया गया। और इसमें क्या होता है कि जो भारत है पूरी
तरह से इसका अध्यक्ष कब बन पाया है? अब 35 सालों बाद भारत को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का कोई उतना रोल है नहीं, किसी भी कंट्री का जैसे रोल है, मेंबर कंट्रियां हैं उसी तरह से भारत भी है इसमें, ठीक। जो कार्य सबके लिए होता है वही भारत के लिए होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इसमें कुल 8 कन्वेंशन हुए थे। उन 8 कन्वेंशनों में से भारत ने केवल 6 कन्वेंशन को सपोर्ट करा था, 2 कन्वेंशनों को नहीं किया था। तो वो कौन से कन्वेंशन थे, किस चीज से रिलेटेड थे, वही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। चलिए बात करेंगे क्या हम लोग पहले लिख लें 8 कन्वेंशन में। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 कन्वेंशन में से 2 में ऐसे करके लिख लेंगे, 2 में सहमति नहीं, भारत ने 2 को सहमति नहीं दी थी। तो वो जो 2 कन्वेंशन इसके हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हीं दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए पहला कन्वेंशन देखेंगे, वो कौन सा है जिसे भारत ने सपोर्ट नहीं किया था। वो है संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर। संगठित होने तथा सामूहिक, संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, ठीक है। यह कब हुआ था? 1949 में। कब? 1949 में। और संख्या इसकी जो थी वह 98 थी, सॉरी 98 थी, 1949 में। भारत में अगर आप लोग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें भी आर्टिकल के तहत समझाया गया है कि संगठित होने का अधिकार है, लेकिन अगर 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग संगठित होते हैं और किसी भी समय, जो कि चाहे राष्ट्रपति का शासन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, या कोई भी धारा 144 अगर लागू हो, तो संगठित होने का अधिकार है। समूह भी बना सकते हैं आप, लेकिन 5 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं बना सकते। जो कंडीशंस उसमें दी गई उस हिसाब से इसमें क्या हुआ कि जो ये कन्वेंशन हुआ था इसी पर हुआ था कि संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन। तो भारत ने इसे सपोर्ट नहीं किया था। सेकंड पर आएंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार, एवं संगठित होने के अधिकार, संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन, अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1948 में। पहला कन्वेंशन यही था। 1948 में संख्या थी 87, ठीक, 87 नंबर की संख्या थी किसकी? इसके कन्वेंशन की। संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन। जो चीज हम लोगों ने ये देखा, मैंने इसे पहले क्यों लिखा जबकि ये 1949 में, इसलिए मैंने लिखा कि अगर आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि जो ये चीज है, मतलब कि इसमें क्या करना था, ऑर्डर लेना था, पूरी तरह से अनुमति लेना था। तो इसने जब इसमें अनुमति ही नहीं प्रदान की तो इसके सुरक्षा पर कन्वेंशन में यह कैसे जा सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें निकलकर आती हैं कि संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन जो 1948 में हुआ था, भारत ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होंगे दूर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को सही तरीके से ये वीडियो समझना है तो 1 से 2 बार देखें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में समझ आ जाती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है सारी चीजें समझ में नहीं आती एक बार में। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, साथ में आप लोग लिखते रहेंगे, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।